Hello everyone and I welcome you all to English with Sana। ये जो फ्लैमिंगो बुक है उसकी जो लेसन है इंडिगो उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने कवर किया हुआ है पहले ही। तो फर्स्ट पार्ट में हमने एंड किया था उस पे कि कैसे चंपारण से जाने के लिए गांधी जी को फोर्स किया गया ब्रिटिश अथॉरिटीज के द्वारा, पर वो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि वो नहीं जाएंगे वहां से। एंड वो पूरी रात जागते रहे। फिर उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को मैसेज किया कि आप कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ जो है यहाँ आ जाइए, बिहार आ जाइए। तो देखते हैं कि क्या हुआ। फिर मॉर्निंग में जो मोतिहारी टाउन था, जो कैपिटल था चंपारण का, वहां पे सारे पीजेंट्स का जमावड़ा हो गया। सारे पीजेंट्स वहां पे आ गए एंड वो नहीं जानते थे कि कोई गांधी जी आए हैं जो साउथ अफ्रीका में रह चुके हैं, उनका कोई रिकॉर्ड है। वो सब उन्हें नहीं पता था। बस वो सोचते थे कि कोई गांधी महात्मा है जो उनकी हेल्प करने के लाए हैं। उनके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। तो वो जो है उन्होंने उसे उन्हें पीजेंट्स को ये पता चला कि जो महात्मा है वो उन्हें, जो ब्रिटिश अथॉरिटीज है वो परेशान कर रही हैं। तो वो बहुत सारे नंबर्स में आ गए हैं उन्हें जो है साथ देने के लिए। तो इस फोटो में देख सकते हैं कैसे कितने सारे पीजेंट्स, पुलिसमैन और सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं गांधी जी की हेल्प करने के लिए। So their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was beginning of the liberation from fear of the British। तो इससे पहले कभी भी इतना बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन या जो है मूवमेंट इस तरह का जो वो अभी कर रहे थे, जो ब्रिटिश के खिलाफ जो शो कर रहे थे, उन्होंने कभी नहीं किया था। और वो सारे कोर्ट हाउस के सामने आके इकट्ठा हो गए। तो इससे पता चलता है कि जो ब्रिटिश से आज तक वो डर रहे थे कि जो है उनके खिलाफ जो भी सफरिंग थी और जो भी प्रॉब्लम्स थे उसके खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठाते थे, पर वो आवाज़ उठाने लगे। इसी से पता चलता है कि वो उनका जो फियर है वो खत्म हो रहा था। ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। अब इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए तो ऑफिशियल्स को लगा कि हम तो इन्हें हैंडल कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने बोला गांधी जी के कोऑपरेशन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने गांधी जी की हेल्प मांगी कि आप इस भीड़ को कंट्रोल कीजिए, इसे रेगुलेट कीजिए। तो उन्होंने बिल्कुल पोलाइट और फ्रेंडली वे में जो इस भीड़ को हैंडल किया कि वो बिल्कुल भी वायलेंट ना हो और वहाँ पे लोग जो है ज़्यादा जो है डेमोन्स्ट्रेशन या प्रोटेस्ट ज़्यादा बहुत ही बुरी तरह से प्रोटेस्ट ना करें एंग्रीली। तो उन्हें सारा माहौल को संभाला और उन्हें कॉन्क्रीट ये प्रूफ दे रहा था कि ये जो भी हो रहा था कि पीजेंट्स आए और उन्होंने चैलेंज किया और उन्हें साथ दिया इतने सारे पीजेंट्स ने गांधी जी का। तो इससे जो प्रूफ हो रहा था कि जो ब्रिटिशर्स है उनका जो माइट है, उनका जो ताकत है और पावर है, जो अभी तक हिदर टू ड्रेडेड, मतलब अभी तक जो जिससे लोग डर रहे थे, जिसे क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, अब जो इंडियंस है उसे चैलेंज करने लगे थे। ये उस बात का कॉन्क्रीट प्रूफ दिखा रहा था कि अब वो उनसे डरे नहीं है और उनसे आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। सो गवर्नमेंट ये सब देख के बिल्कुल बेफिल हो गई, मतलब कंफ्यूज हो गई कि ये सब क्या हो रहा है। इससे पहले तो कभी भी जो है पीजेंट्स ने इतने ज्यादा संख्या में कभी भी आकर ऐसे प्रोटेस्ट नहीं किया था। तो बहुत कंफ्यूज हो गए। और जो प्रोसिक्यूटर था, जो लॉयर था, उसने बोला जज को कि आप ट्रायल को पोस्टपोन कर दीजिए, थोड़े समय के लिए आगे बढ़ा दीजिए। अपेरेंटली अथॉरिटीज ने भी जो है सुपीरियर्स को कंसल्ट करने की बात की कि ये सब इतना जो है पीजेंट्स का जो है भीड़ आ गई है, तो हम इसे पोस्टपोन कर देते हैं इस ट्रायल को। गांधी जी ने फिर गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया कि इतना डिले क्यों हो रहा है, जल्द से जल्द इस केस को निपटाया जाए। तो ये सोचकर उन्होंने जो है अथॉरिटीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया कि इतना डिले क्यों हो रहा है। तो फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा, प्लीडिंग गिल्टी, मतलब उन्होंने अपनी जो उन्होंने ओबे करने से मना कर दिया था, जो भी उन्हें ऑर्डर आया था उसके खिलाफ जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट रीड किया कि मैं जो है गिल्टी हूँ, ये मानता हूँ और मैं उसमें इन्वॉल्व था। उसने बताया ये कोर्ट को, गांधी जी ने बताया कि मैं इन्वॉल्व था और इसीलिए मैंने लॉ ब्रेक नहीं किया, कि मैं लोगों को एक गलत जो है example set करना चाहता था। He was involved, he told the court, in a conflict of duties on one hand, not to set a bad example as a lawbreaker, on the other hand to render humanitarian national service for which we had come। तो उसने बोला कि जो अथॉरिटीज ने मुझे यहाँ से जाने के लिए, चंपारण छोड़ने के लिए जो ऑर्डर दिया था, मैंने उसको डिसोबे इसीलिए नहीं किया कि मैं एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता था कैसे जो है गवर्नमेंट के लॉज को ब्रेक किया जाता है,
या नियमों को तोड़ा जाता है, पर मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में था। मतलब एक तरफ तो मैं लॉ को निभाना चाहता था, दूसरी तरफ जिस चीज के लिए मैं इंडिया आया था, मतलब जिस चीज के लिए मैं काम करना चाहता था, जो ह्यूमैनिटेरियन सर्विस देना चाहता था, नेशन को सर्व करना चाहता था, इसीलिए मैंने जो है वो लॉ को तोड़ा। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience, he asked the penalty due. तो उन्होंने बोला कि मैं अपने कॉन्शियंस मतलब जमीर की आवाज सुनना चाहता था। कॉन्शियंस मतलब सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो हमें कभी कभी ये फील होता है ना कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, हमारे अंदर से आवाज आ जाती है और हमें ये पता चलता है कि हम कोई चीज गलत कर रहे हैं। तो उनके अंदर से आवाज आ रही थी कि उन्हें जो है लोगों के लिए काम करना है, इसीलिए उन्होंने लॉ ब्रेक किया, ना ही इस चाह में कि उन्हें रिस्पेक्ट मिलेगा लॉफुल अथॉरिटी से अगर वो लॉ को ओबे करते हैं तो। पर इसीलिए उन्होंने ओबे उसी इसीलिए उन्होंने हायर लॉ जो है, हायर लॉ जो अंदर से जो आवाज आ रही थी उसे महत्व दिया और उसमें उन्होंने लॉ ब्रेक किया। फिर उन्होंने बोला कि मैंने लॉ ब्रेक किया है, इसीलिए आप जो भी पेनल्टी है, जो ड्यू है, वो आप मुझे बता दीजिए। उन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटी से पूछा। फिर वहाँ के जो मजिस्ट्रेट थे, जज थे, उन्होंने अनाउंस किया कि वो जो सेंटेंस है वो 2 घंटे बाद सुनाएंगे, केस को बाद में डील करेंगे वो 2 घंटे बाद। और तब तक के लिए उन्होंने बोला कि आप बेल की अर्जी डाल दीजिए 120 मिनट के लिए कि आपको बेल मिल जाएगी। तो गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि मैं बेल नहीं लूंगा। तो जज ने उन्हें बिना बेल के ही रिलीज कर दिया। फिर जब कोर्ट फिर से रिकन्वीन हुई, फिर से उन्होंने गैदर किया, तो जज ने बोला कि वो कुछ दिनों तक अभी जजमेंट नहीं देंगे इस केस पर, जो चंपारण वाला जो केस था, शेयर क्रॉपर्स वाला। तो बोले कि वो उस केस पर अभी थोड़े दिनों तक जजमेंट नहीं देंगे, पर साथ ही साथ वो गांधी जी को फ्री कर रहे हैं, मतलब लिबर्टी पे रहने के लिए इजाजत दे रहे हैं कि वो फ्रीली घूम सकते हैं। एंड देन राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू एंड मौलाना मजहर उल हक जो हैं एंड सेवरल अदर जो लॉयर्स थे, वो बिहार से आए उनका साथ देने के लिए। उन्होंने फिर गांधी जी के साथ डिस्कस किया एंड फिर गांधी जी ने उनसे बोला कि अगर उन्हें जेल हो जाती है तो आप लोग क्या करोगे। उन्होंने लॉयर से पूछा। तो सीनियर लॉयर ने जवाब दिया कि अगर वो जेल चले जाते हैं तो हम किसे एडवाइस करेंगे, हम आपको ही एडवाइस करने आए थे, आपकी ही सहायता करने आए थे। अगर आप ही जेल चले जाओगे तो हम भी अपने घर वापस चले जाएंगे। मतलब वो बिहार से आए थे तो वो बोल रहे हैं कि हम भी अपने घर वापस चले जाएंगे। तो गांधी जी बोलते हैं कि शेयर क्रॉपर्स के साथ अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो सबके साथ कंसल्ट करते हैं और वो बोलते हैं कि उन्होंने सोचा है कि अमंग्स देमसेल्व्स गांधी जो है वो टोटली स्ट्रेंजर हैं। स्ट्रेंजर किस लिए हैं, क्योंकि वो बाहर से आए थे, साउथ अफ्रीका से आए थे। वो तो चले गए थे साउथ अफ्रीका और वो बहुत दिनों बाद आए थे, तो वो स्ट्रेंजर है। उन्होंने तो भारत के लोगों को अच्छे से जाना भी नहीं था। अगर वो जो है उन भारत के लोगों के लिए जेल जाने को तैयार हैं, पीजेंट्स के लिए जो हैं, अगर वो जेल जाने को तैयार है तो हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, हम तो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। अगर चंपारण डिस्ट्रिक्ट है तो हम बिहार जो है पटना वहां से आए हैं, तो हम तो यहीं के रहने वाले हैं। और जो हम तो बहुत दिनों से इन सर्वेंट्स को जो है, इन पीजेंट्स को जो है वो सर्व कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो हम ही अगर घर चले जाएंगे तो ये बहुत ही शेमफुल चीज होगी, शेमफुल डिजर्शन होगा, मतलब छोड़ देना हो किसी चीज को ऐसे ही। तो अगर गांधी जी जो कि स्ट्रेंजर बोले जाते हैं, अगर वो अगर उनकी मदद करने को तैयार है, तो हम तो उनके अपने हैं, ये तो हमारे ही डिस्ट्रिक्ट के आसपास वाला डिस्ट्रिक्ट है, तो हमें उनकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। और हम अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं तो एक शेमफुल एक्ट होगा। फिर जैसे ही उन्होंने सोचा कि वो गलत कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल हेल्प करनी चाहिए पीजेंट्स की, तो फिर वो गांधी जी के पास वापस गए और उन्हें बोला कि हम भी आपके साथ जेल जाने को तैयार हैं। फिर गांधी जी ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने बोला कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, ही एक्सक्लेम। फिर गांधी जी बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ बोले कि जो बैटल है, जो लड़ाई है चंपारण की, अब वो हमने जीत ली है। तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि हमने बैटल ऑफ चंपारण जीत लिया है, उन्होंने इसीलिए बोला क्योंकि जो है अभी तक जो है, जो लॉयर्स जो बहुत ज्यादा पैसे लेते थे पेजेंट से और उनको हैरास करते थे, तो उनकी
मदद नहीं करते थे, तो अब वो भी उनके साथ हैं, वो भी पेजेंट्स के लिए लड़ना चाहते हैं, उनके कॉज के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने खुशी से बोला कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। देन गांधी जी ने जो एक पेपर उठाया एंड जितने भी ग्रुप के मेंबर्स थे, जितने भी लोग थे, उनको पेयर्स में डिवाइड किया और जो है उन्हें ऑर्डर में रखा कि किस किस समय कैसे वो जो है सारे लोग अरेस्ट होंगे। कुछ दिन के बाद सेवरल डेज लेटर गांधी ने एक रिटन कम्युनिकेशन जो है रिसीव किया मजिस्ट्रेट से, जिसमें उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है प्रोविंस के, उन्होंने केस को हटाने के लिए, केस को ड्रॉप करने के लिए जो है ऑर्डर भेज दिया कि केस को अब खत्म कर दिया जाएगा। सो सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्प्ड एंड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। गांधी जी के अगेंस्ट उसे ड्रॉप करने की जैसे ही बात की, तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि जो मॉडर्न इंडिया है उसमें उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस को जीत लिया है, ट्रम्प कर लिया है। इसका मतलब है, सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है कि हम किसी चीज को अगर लॉ लॉज को मानने से मना करते हैं, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना वायलेंट हुए या वायलेंस का यूज किए, अगर हम लॉज को जो है ओबे करने से मना करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिविल डिसोबीडियंस। तो उन्होंने वैसे ही किया था, गांधी जी और उनके जितने भी सहयोगी थे, उनके जो साथी थे फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने उनका साथ दिया था। उन्होंने लॉफुली जो है ये बिना वायलेंस का यूज किए उन्होंने इस केस को जीता था। अब जैसे ही गांधी जी के अगेंस्ट जो केस था कि उन्हें लॉ ब्रेक किया था, वो वापस ले लिया गया, ड्रॉप कर लिया गया, तो गांधी और लॉयर्स ने अब ये सोचा कि हमें फार्मर्स के जो ग्रीवेंसेस थे, जो शिकायतें थी, उसके लिए कुछ करना चाहिए। और उन्हें फार फ्लंग बहुत ही डीप में एक इंक्वायरी बिठाई, इंक्वायरी कंडक्ट की, बहुत सारे 10,000 पेजेंट्स का जो है स्टेटमेंट, डिपोजिशंस मतलब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, एंड उन्होंने एविडेंस रिकॉर्ड किया एंड डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, एंड द होल एरिया थ्रॉब विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स एंड वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। तो जो होल एरिया था वो नॉइज से भर गया, थ्रॉब से भर गया। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स जो आने लगे कि उनके साथ क्या हुआ है, देखने के लिए कि पेजेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, एंड फोर्सफुल प्रोटेस्ट होने लगे लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, एंड लैंडलॉर्ड से प्रोटेस्ट करने लगे कि हमारे अगेंस्ट क्या हो रहा है ये, और पेजेंट्स कैसे जो है वो शिकायतें कर रहे हैं। तो पूरा एरिया जो है बहुत ही शोर से भर गया। फिर गांधी जी को जून में फिर से समन किया गया सर एडवर्ड गेट द्वारा, जो कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो जो है उन्हें ये कोर्ट में आने का आदेश दिया गया। उससे पहले, वहां जाने से पहले, उन्होंने लोगों से मिले और डिटेल प्लान तैयार किया कि वो कैसे फिर से सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कर सकते हैं। और उन्होंने बताया कि अगर वो वापस नहीं आते हैं, तो वो जो उनके एसोसिएट्स हैं, उनके जो लोग उनका जो साथ दे रहे थे अभी तक, वो कैसे सिविल डिसोबीडियंस मतलब जो है नॉन वायलेंट जो प्रोटेस्ट है, जो लॉ को का डिसोबीडियंस है, वो फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर गांधी जी को जब समन किया गया, तब उसके बाद वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गए। इस फोटो में आप देख सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर है। उनकी 4 लंबी डिटेल इंटरव्यूज हुई, पूछताछ हुई उनसे, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कि एक ऑफिशियल कमीशन बिठाई जाएगी इंक्वायरी के लिए। किसके इंक्वायरी के लिए? इंडिगो शेयर कॉपर्स का जो भी प्रॉब्लम था, जो भी उनके ग्रीवेंसेस थे, उससे रिलेटेड उन्होंने इंक्वायरी बिठाई डिटेल स्टडी करने के लिए। और उस कमीशन में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उस केस से, जैसे कि लैंडलॉर्ड्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, वो सारे कमीशन के मेंबर्स बने। और गांधी जी जो है वो सोल रिप्रेजेंटेटिव बने, मतलब पेजेंट्स की तरफ से उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके उनके साथ खड़े होने के लिए पेजेंट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हो वो गांधी जी को बनाया गया। गांधी जी जो है चंपारण में इनिशियल डेज में 7 मंथ तक लगातार चंपारण में रहे, और जो है सेवरल शॉर्ट विजिट्स भी उन्होंने दी, और वो रहे ताकि वो स्टडी कर सकें। एंड द विजिट अंडरटेकिंग कैजुअली ऑन एंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड प्रेजेंट in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। तो उन्होंने किसके रिक्वेस्ट पे? अनलेटर्ड पेजेंट, मतलब जो
अनपढ़ जो पेजेंट्स थे उनके रिक्वेस्ट पे वो आए इन एक्सपेक्टेशंस की कुछ दिनों में वो खत्म हो जाएगा, बट विजिट जो है ऑलमोस्ट गांधी जी के 1 साल वो जो है चंपारण में ही रहे, और उन्हें सोचा तो कुछ और था पर वो 1 साल लग गया वो जो केस है उसे स्टडी करने के लिए। एंड ऑफिशियल इंक्वायरी जो है असेंबल हुई। उन्होंने बहुत सारे एविडेंस इकट्ठा किए, जो भी प्लांटर्स थे जो उन्हें यूज करते थे शेयर क्रॉपर्स को इंडिगो उगाने के लिए। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे अग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पेजेंट्स, बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम रिफंड करेंगे, क्योंकि उनको एविडेंस मिल गए थे कि उन्होंने जो है धोखेधड़ी से उनसे पैसे इकट्ठे किए थे, कॉम्पनसेशन का अमाउंट लिया था जो है शेयर क्रॉपर्स से। तो उन्होंने गांधी जी से पूछा कि उन्हें कितना पे करना चाहिए, कि उन्होंने जो भी उनसे मनी जो है एक्सटॉर्ट की थी या जो है कंपनसेशन में जो फोर्सफुली मनी ली थी, वो तो उन्हें कितना पैसा उन्हें वापस करना चाहिए, उन्होंने पूछा था। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी। अब उन्हें लगा, ब्रिटिशर्स को लगा कि वो पूरा मनी चाहिए, बोलेंगे कि हमें पूरा मनी वापस करना होगा, जो भी उन्होंने इलीगली और चीट चीट करके डिसीटफुली जो है जो है लिया था, उनसे एक्सटॉर्ट किया था, छीना था शेयर क्रॉपर्स से। तो उन्होंने सोचा ये शायद वो सारा पैसा डिमांड करेंगे, पर गांधी जी ने बोला हमें सिर्फ 50% चाहिए। देयर ही सीम्ड एडमेंट, मतलब बिल्कुल जो है वो अपने डिसीजन से हिलने वाले नहीं लग रहे थे उस समय गांधी जी, और उन्हें 50% चाहिए ही था। तो ऐसा ये रेवरेंड जो है J. Z. हॉज जो है ब्रिटिश मिशनरी जो थे चंपारण में, जिन्होंने सारा जो भी एपिसोड है जो भी चीजें हुई हैं उसे क्लोजली जो है स्टडी किया था, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि उन्हें वो ये बोल रहे थे कि गांधी जी जब बोल रहे थे कि मुझे 50% चाहिए कॉम्पेंसेशन, तो उन्हें लगा कि वो बहुत ही फिक्स्ड हैं, वो बिल्कुल हिलेंगे नहीं उस 50% से। एंड उन्होंने सोचा कि थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, उन्होंने जो प्लांटर्स एसोसिएशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने ऑफर किया कि हम 25% ही रिफंड करेंगे। एंड उन्होंने सोचा कि गांधी जी तो बिल्कुल अड़े हुए थे कि उन्हें 50% शायद चाहिए होगा, तो इसलिए उन्हें 25% की डिमांड की। बट टू हिज अमेजमेंट गांधी जी ने वो 25% पे भी सेटल कर लिया और उन्हें डेडलॉक ब्रेक कर दिया। डेडलॉक का मतलब है जो भी जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे वो उन्होंने जो है सुलझा दिया, और उन्हें वो 25% जो है रिफंड लेने पे मान गए। अब जो है ये जो सेटलमेंट था 25% का, कि 25% वो रिफंड करेंगे, उसे यूनानिमसली मतलब यूनिटी के साथ सबकी सहमति से उस कमीशन ने मान लिया। एंड गांधी एक्सप्लेन्ड कि उन्होंने क्यों 25% की डिमांड जो रखी थी ब्रिटिशर्स ने उसे एक्सेप्ट किया, क्योंकि अमाउंट ऑफ रिफंड इतना इम्पोर्टेंट नहीं था उनके लिए। इनफैक्ट जो है लैंडलॉर्ड्स ने अपना जो है मनी सरेंडर किया और अपने रिस्पेक्ट को जो है लोअर किया, क्योंकि वो ऐसा पहली बार हुआ था कि ब्रिटिशर्स जो है वो अपनी गलती माने और अपने प्रेस्टीज अपनी रिस्पेक्ट को दाव पर रखकर उन्होंने जो है प्लांटर्स के खिलाफ जो है एक्शन लिया और 25% का जो है रिफंड किया। तो वो ही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने एक फेवर किया, उन्होंने सरेंडर किया अपना मनी लैंडलॉर्ड्स ने, ये बहुत बड़ी बात थी। Therefore, as far as the peasants were concerned, planters had behaved as lords above the law. तो अगर पीजेंट्स की बात कहें तो प्लांटर्स जो हैं वो भगवान की तरह बिहेव करते थे, जो कि लॉ से भी ऊपर हैं, ऐसा बिहेव करते थे। नाउ पीजेंट ने देखा कि ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, ही लर्नड करेज। जब पेजेंट्स ने देखा कि उनके भी जो राइट्स है, उनका हक है, अधिकार हैं, और उनको डिफेंड करने वाले, उनको बचाने वाले लोग हैं, तो उन्हें उनमें भी करेज आ गया, उनमें भी शक्ति आ गई। और कैसे आपने देखा होगा कि वो इकट्ठे हो गए थे मोतिहारी जो चंपारण का डिस्ट्रिक्ट का जो कैपिटल था वहां पे। तो इस तरह उनमें करेज आया अब उनके खिलाफ बोलने का, ब्रिटिशर से खिलाफ बोलने का, लैंडलॉर्ड से खिलाफ आवाज उठाने का। तो यही उनके लिए विक्ट्री थी गांधी जी के लिए, इसीलिए उन्होंने जो है 25% जो सेटलमेंट को एक्सेप्ट। अब जो चंपारण एपिसोड के बाद जो भी चीजें हुई गांधी जी की लाइफ में, उन्होंने जो जो किया, ये जस्टिफाई करता है कि गांधी जी की पोजीशन क्या थी।
मतलब कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद ही ब्रिटिश प्लांटर्स ने अपने जो भी एस्टेट्स है उन्हें अबंडन कर दिया, छोड़ दिया, और उन्हें पेजेंट्स को उनकी जमीन वापस दे दी। और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का जो सिस्टम था कि उन्हें इंडिगो उगाना पड़ता था 15% एरिया पे, तो वो जो है सारा चीज खत्म कर दिया गया। एंड गांधी जी ने सिर्फ इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल सोल्यूशन से सिर्फ वहीं तक वो सीमित नहीं रहे। मतलब उन्होंने पहले क्या किया था, इकोनॉमी के लिए हेल्प किया था या पॉलिटिकली हेल्प किया था कि उन्होंने जो है 25% का जो है रिफंड दिलवाया उनको, उनको हेल्प की इकोनॉमिकली। पॉलिटिकल जो है उन्होंने डिसोबीडियंस किया, सिविल डिसोबीडियंस, और पॉलिटिकली उन्होंने अगेंस्ट गए। बट अब जो है वो उससे आगे जाना चाहते थे। कैसे? उन्होंने कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस की तरफ ध्यान दिया। चंपारण विलेज में उन्होंने देखा कि कैसे जो है सोसाइटी में जो है बैकवर्डनेस है या ऑर्थोडॉक्स पीपल हैं। तो उन्होंने सोचा कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए। यू वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। वो कुछ उसी समय इमीडिएटली कुछ करना चाहते थे क्योंकि वो अभी चंपारण में थे। तो उन्होंने टीचर्स को अपील किया। महादेव देसाई और नरहरि पारक, दो यंग मैन थे जिन्होंने गांधी जी को उनके डिसाइपल की तरह ज्वाइन किया। मतलब उनके चेले जो होते हैं ना, उसकी तरह डिसाइपल की तरह जो है उन्होंने ज्वाइन किया। एंड उनके वाइफ ने, उनकी जो वाइफ्स थी, उन्होंने भी वॉलंटियर किया वर्क के लिए खुद से कि हम भी इस सोशल बैकवर्डनेस को खत्म करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं इन फोटो में, ये है महादेव देसाई और ये है नरहरि पारक। तो इस सोशल बैकवर्डनेस को खत्म करने के लिए कुछ और लोगों ने भी ज्वाइन किया गांधी जी को, जैसे कि बॉम्बे से, पूना से, और बहुत सारे जो डिफरेंट दूर दूर जो जगह हैं वहां से भी इंडिया के उन्होंने सपोर्ट किया। जो गांधी जी के सबसे छोटे बेटे देवदास, वो भी आए आश्रम से। और जो है मिसेस गांधी जो थी, जिस फोटो में देख सकते हैं आप, गांधी जी की वाइफ, वो भी आई। एंड प्राइमरी स्कूल्स जो है वो ओपन किए गए 6 विलेजेस में। एंड कस्तूरबाई जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने आश्रम रूल्स जो सिखाए, जो कि पर्सनल क्लीनिनेस कैसे रखनी चाहिए, कम्युनिटी सैनिटेशन कैसे रखना चाहिए। तो इन सब चीजों पे उन्होंने जो है रूल्स बताया आश्रम में। हेल्थ कंडीशंस जो है वहाँ की बहुत ही मिजरेबल थी, बहुत ही बुरी थी, अच्छी कंडीशन नहीं थी। तो गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने एक डॉक्टर को वॉलंटियर किया 6 मंथ के लिए कि वो 6 मंथ के लिए आकर वहां पर वो सर्विस दें अपनी। तो उन्हें 3 मेडिसिन को अवेलेबल करवाया। फर्स्ट था कैस्टर ऑयल, सेकेंड क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। तो क्विनाइन मलेरिया के लिए होता है, कैस्टर ऑयल एंड सल्फर ऑइंटमेंट जो बेसिकली जो कोई भी स्किन डिजीजेस हैं या स्किन के कुछ रैशेज हैं या कुछ प्रॉब्लम्स है स्किन रिलेटेड, तो उनके लिए उन्होंने ये मेडिसिन मंगवाए। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। एनीबडी विद मलेरिया उसे दिया क्विनाइन एंड कैस्टर ऑयल दोनों मिला के, तो वही मैंने जैसे भी बताया। एंड एनीबडी विद स्किन इरप्शंस, उनको ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था। गांधी जी ने नोटिस किया कि एक विमेन के क्लोथ्स जो है बहुत फिल्थी है, मतलब बुरे कंडीशन में है, बहुत ही स्मेलिंग और जो है फटे हुए से बुरे से कंडीशन में है। तो उन्होंने कस्तूरबाई को बोला कि आप जो है उनसे बात कीजिए उन विमेन से। एंड एक जो विमेन थी, उन्होंने कस्तूरबाई को अपने हट में लेके गई और वहां पे बोला कि देखो यहाँ पे कोई भी बॉक्स नहीं है, कोई भी कबर्ड नहीं है हमारे पास जिसमें हम अपने कपड़े रख सके। और जो साड़ी मैंने अभी पहनी हुई है वो सिर्फ वही साड़ी है जिसे मैं रोज पहनती हूँ, और वो एक ही साड़ी है मेरे पास। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी पथेटिक और बुरी कंडीशन थी उस समय हमारे जो है इंडिया की, जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे। कितने गरीब लोग रहते थे जिनके पास कपड़े भी नहीं होते थे। एंड ड्यूरिंग दिस लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी जी ने जो है आश्रम पे बिल्कुल ध्यान रखा क्योंकि आश्रम में क्या हो रहा है। उन्होंने रेगुलर इंस्ट्रक्शन दिए मेल भेज के, और फिनेंशियल अकाउंट के लिए उन्होंने पूछा, पैसों के लिए उन्होंने उन्हें देखा कि क्या चल रहा है वहां पे। तो बिल्कुल आश्रम में जो भी हो रहा था वो चंपारण से ही वो सारी चीजें डील किया करते थे। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. तो एक गड्ढे जैसा यूज करते थे वो बाथरूम के लिए। तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने वहां पे रहने वाले उन लोगों को बोला कि आप उन्हें फिल कर दीजिए जो पुराने वाले हैं, और नए वाले खोदें या डिग करें, ताकि जो पुराने वालों से जो है वो बीमारी मत फैले, स्मेल ना आए, और जो है वो सफाई से और स्वच्छता के साथ रह पाए।
फिर गांधी जी ये बताते हैं कि कैसे चंपारण का जो जो भी एपिसोड हुआ, जो भी उन्होंने चंपारण में किया, वो एक टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ में, मतलब उनकी लाइफ वहां से बदल गई। और वो ये बताते हैं कि उन्हें जो भी चंपारण में उन शेयर क्रॉपर्स के लिए किया वो बहुत ही ऑर्डिनरी थिंग था। अगर मैं देश का वासी हूँ तो मैंने देशवासियों के लिए ही उनके लिए लड़ा और इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई की। और वो ये भी बोलते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि ब्रिटिश मुझे मेरी ही कंट्री में ऑर्डर नहीं कर सकती कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और मुझ पर वो राज नहीं कर सकती मेरे ही देश में। और वो ये भी बोलते हैं कि चंपारण जो है वो डिसोबीडियंस के साथ स्टार्ट नहीं हुआ था। उनका मेन एम ये नहीं था कि मैं कोई भी रूल को जो है डिसोबे करूं या रिफ्यूज कर दूं फॉलो करने से। तो वो बोलते हैं कि ये जो भी मैंने किया वो एक अटेम्प्ट था, जो लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स थे, जो गरीब फार्मर्स थे, उनके जो पेन है उसको कम करना, एलिविएट करना, उनके जो स्ट्रेस है और जो भी प्रॉब्लम्स उनको हो रही हैं उनसे उनको बाहर निकालना। तो ये मेरा मेन पर्पस था, लॉ तोड़ना मेरा मेन पर्पस नहीं था। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। उसकी जो पॉलिटिक्स थी, गांधी जी की जो भी पॉलिटिक्स थी, जो राजनीति थी, वो प्रैक्टिकल और डे टू डे प्रॉब्लम्स के साथ कनेक्टेड थी। क्योंकि देख सकते हैं आपने कि वो कैसे उन्होंने शेयर क्रॉपर्स की जो इनजस्टिस वो झेल रहे थे, प्रताड़ना झेल रहे थे, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। तो वो जो भी करते थे वो नॉर्मल लोगों की लाइफ से कनेक्टेड होती थी। एंड वो जो है वो बहुत लॉयल थे, आइडियाज की तरफ नहीं। वो सिर्फ आइडियाज नहीं देते थे कि मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वो लॉयल थे लिविंग ह्यूमन बीइंग्स की तरफ, जिनके जो ह्यूमैनिटेरियन पर्पस से गांधी जी जो है वो फाइट करते थे। वो जो है ह्यूमंस के लिए लॉयल थे, उनके उनके लिए वो सच्चे थे, ना कि वो एब्स्ट्रैक्ट जो है आइडियाज जो हैं उनके लिए। वो आइडियाज के पीछे नहीं जाते थे, वो लिविंग बीइंग्स के लिए कुछ करना चाहते थे। और वो जो भी करते थे वो एक नॉर्मल लेमैन या नॉर्मल पर्सन जो होता है उसकी डे टू डे जो जो भी समस्याएं प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे वो लिंक्ड थी। और गांधी जी जो भी करते थे, मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन who could stand on his own feet and thus make India free. एक्चुअली गांधी जी के आने से पहले सब डरते थे और कोई भी आवाज नहीं उठाना चाहता था। तो वो चाहते थे कि एक नया इंडिया क्रिएट हो जहाँ पे इंडियंस जो हैं वो फ्रीडम के साथ जी सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके और किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। और तभी इंडिया फ्री हो जाएगा जब, तभी फ्री हो सकेगा जब सारे इंडियंस जो हैं इंडिपेंडेंट हों और ब्रिटिशर्स पे डिपेंड ना हो। और वो अगर ब्रिटिशर्स पे डिपेंड नहीं होंगे तो वो उनके खिलाफ आवाज उठा पाएंगे और ब्रिटिशर्स को जो है इंडिया से बाहर खदेड़ सकेंगे, बाहर भेज सकेंगे। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज जो हैं वो इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, मतलब जो नॉन वायलेंस के लिए लड़ते थे। तो वो एक डिवोटेड फॉलोअर बन गए थे महात्मा के चंपारण के दौरान। तो वो फेयरवेल देने आए थे गांधी जी को जब वो अपनी ड्यूटी निभाने के लिए टूर पे जा रहे थे फिजी आइलैंड्स में। तो गांधी जी के लॉयर फ्रेंड्स ने सोचा कि एक अच्छा आइडिया होगा कि एंड्रयू जो है वो चंपारण में रहें और उनकी हेल्प करें, क्योंकि एंड्रयू तो उनके फॉलोअर हैं गांधी जी के, तो बिल्कुल हमें हेल्प कर सकते हैं। तो वो चाहते थे कि एंड्रयू अपनी ड्यूटी निभाने के लिए फिजी आइलैंड्स ना जाकर चंपारण में रुके और उनकी हेल्प करें। एंड्रयूज वॉज विलिंग, अगर गांधी जी अग्री होते कि वो हेल्प करे वहां रुककर, तो एंड्रयूज बिल्कुल वो तैयार थे कि वहां रुके वो। बट गांधी जी ने स्ट्रांगली वेहिमेंटली बहुत ही अपोज किया इस आइडिया को जो गांधी जी के लॉयर फ्रेंड्स उन्हें सजेस्ट कर रहे थे। तो गांधी जी ने उनसे बोला कि जो हमारी जो अनइक्वल फाइट है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसमें अगर हम इंग्लिश मैन को अपने साइड पे ले लेते हैं तो क्या वो हमारे लिए एक हेल्पफुल होगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हेल्पफुल होगा तो ये आपकी कमजोरी या आपकी वीकनेस शो कर रही है। और ये जो कॉज है वो तो जस्ट है, अगर वो आप जो सोच रहे हैं कि वो हमारे साइड आ जाते हैं तो हमें हेल्पफुल होगा कि हम वो केस जीत जाएं, पर हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और जो ट्रस्ट है अपने ऊपर रखना चाहिए कि हम अकेले जो है इंडियंस मिलकर ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई कर सकते हैं और ये जो बैटल है, ये जो लड़ाई है उनके खिलाफ वो जीत सकते हैं। तो आप जो एंड्रयूज को जो
एक प्रॉप की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह जो है यूज करना चाहते हो, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंग्लिश मैन है, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब गांधी जी ने उन लॉयर से कहा जो सोच रहे थे कि हम जो है एंड्रूज को रोक लेंगे चंपारण में और वो हमारे कॉज के लिए, हमारे लिए लड़ाई करेंगे। तो राजेंद्र प्रसाद ये बोलते हैं कि शायद गांधी जी ने हमारा जो है मन पढ़ लिया है, हम जो सोच रहे थे उन्होंने हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल करेक्टली इंटरप्रेट किया है। एंड फिर उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई रिप्लाई नहीं था जब गांधी जी ने हमें ये सब कहा। तो राजेंद्र प्रसाद यही बोलते हैं कि कैसे इस इंसिडेंट के थ्रू गांधी जी ने हमें एक लेसन दिया है सेल्फ रिलायंस में, मतलब खुद पर विश्वास रखने में, कि हम अकेले भी अपने दम पर भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, हमें जो है इंग्लिश मैन की जरूरत नहीं है, और हमें सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। तो सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस और जो शेयर क्रॉपर्स को हेल्प था, वो सारी चीजें बाउंड थे एक साथ, कनेक्टेड थे एक साथ, क्योंकि जो हमने शेयर क्रॉपर्स को हेल्प किया है वो हमें बताता है कि हमने उनके कॉज के लिए लड़ाई की है, और उनके अंदर जो फियर था वो हमने बाहर निकाला है, ताकि वो अपनी जो जो भी वो प्रॉब्लम्स है उसे वॉइस कर सके और ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ाई कर सकें, और तभी हमें इंडियन इंडिपेंडेंस मिला। और क्योंकि हम सेल्फ रिलायंट हुए, हमने खुद पर डिपेंड होना सीखा, और जब हम खुद पर डिपेंड होना सीखा तो हम ब्रिटिशर्स पे कम डिपेंडेंट रहने लगे, और उनको जो है हम वॉइस कर पाए अपने ओपिनियन, और अपनी जो भी फियर्स थे उनसे हटकर हम उनसे लड़ाई कर पाए। तो ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट बन पाया, और तभी वो इंडिपेंडेंस भी अचीव कर पाया। सो इंडिगो जो स्टोरी है, इससे हमें बेसिकली मॉरल यही मिलता है कि हमें जो है पीसफुल जो है प्रोटेस्ट करना चाहिए, जैसे कि गांधी जी ने किया है। प्लस हमें सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एंड जो डिटर्मिन्ड होना चाहिए, बिल्कुल राजकुमार शुक्ला की तरह, और जो है गांधी जी की तरह जो बिल्कुल डिटर्मिन्ड थे, और जो उन्हें जो वो चाहते थे उन्होंने लास्ट तक वो काम किया, और बिल्कुल उस कॉज के लिए लड़ाई की। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए अपनी लाइफ में, हमें बिल्कुल डिटर्मिन्ड होना चाहिए, ताकि हम कोई भी जो है प्रॉब्लम्स के साथ लड़ सकें, और जो भी इनजस्टिस हमारी लाइफ में हो रहा है हम उसका सामना कर सके, और उसके उसके खिलाफ लड़ सके, और अपना सबसे पहले अपना जो फियर है, अपना डर है, वो हम दूर कर सकें। सो होप यू लाइक दिस स्टोरी ऑफ इंडिगो। Thank you and happy learning. And don't forget to share, subscribe, and press the bell icon for all the notifications. Thank you very much.